वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिनके एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ऐसे टॉपिक्स को हम होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं और साथ में हम उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज़ भी डिस्कस कर रहे हैं और कुछ यूपीएससी के भी क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज़ हैं जिनको मैंने अटैच करने का प्रयास किया है, क्योंकि कई बार वैसे क्वेश्चंस भी रिपीटिशन में या उसी प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाने की संभावना होती है, राइट। तो ये सीरीज़ हमारी बाइलिंगुअल चल रही है, तो आप किसी भी मीडियम के हों, हिंदी या इंग्लिश, दोनों ही मीडियम के लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर इन कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं हम आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पावर्टी, यानी कि निर्धनता। निर्धनता का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा ना कर पाएँ तो वो लेमैन टर्म में व्यक्ति निर्धन कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इंडिया में जो निर्धन लोगों की आबादी है वो कितनी है? 21.9%, और ये 2011 के हिसाब से है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इंडिया में नहीं, ये पूरे विश्व में होता है ना कि इंडिया में, दो तरह की पावर्टी कैलकुलेट की जाती है, एब्सोल्यूट पावर्टी और रिलेटिव पावर्टी, यानी कि पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता, राइट। तो पूर्ण निर्धनता आप नाम से समझने का प्रयास कीजिए कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कि भोजन हो गया, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, शेल्टर, एजुकेशन, हम इनको पूर्ण अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये हम एब्सोल्यूट पावर्टी की कैटेगरी में आएंगे। और रिलेटिव पावर्टी कब कहलाएगी? जब कोई एवरेज इनकम ले लें और जो पॉपुलेशन उस एवरेज इनकम से कम कमा रही होगी तो वो रिलेटिवली पुअर कहलाएगी या रिलेटिव पावर्टी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो सापेक्ष मतलब हम किसी से रिलेट करते हैं, किसी से कंपैरिजन करते हैं, वो हमारी रिलेटिव पावर्टी होती है। और एब्सोल्यूट में यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर अगर आधारभूत ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो हम उनको इसके अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है, ये जो एब्सोल्यूट पावर्टी है ये कहाँ पर प्रेवलेंट है? डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसको कैलकुलेट किया जाता है, और डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो रिलेटिव पावर्टी को कैलकुलेट करती हैं। तो इंडिया में कौन सा टाइप यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए? एब्सोल्यूट पावर्टी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब एब्सोल्यूट पावर्टी में भी हमें कुछ क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। तो जो आपने सुना होगा बीपीएल, यानी कि बिलो पावर्टी लाइन कहा जाता है, तो वो एब्सोल्यूट पावर्टी के अंतर्गत जो हम बीपीएल लाइन एक रेखा बना रखी है उसका निर्धारण कैसे होता है वो अब हम देखेंगे। देखिए, तो बीपीएल क्या हो गया? एक लाइन हो गई जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर इंडिया में निर्धारित की जाती है। मान लीजिए हमने कह दिया कि कोई व्यक्ति 100 रुपये, हमारे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की लिमिट है वो हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया 100 रुपये पर पर्सन पर मंथ है। तो यदि कोई व्यक्ति एक्सपेंडिचर कर रहा है 100 रुपये का प्रति माह, तो वो 100 रुपये के ऊपर कर रहा है तो वो एपीएल हो जाएगा, यानी कि अबव पावर्टी लाइन। लेकिन वो 100 रुपये से कम कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा? वो हो जाएगा बीपीएल की कैटेगरी में। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति 100 रुपये कर रहा है या 99 रुपये कर रहा है, या जो व्यक्ति मान लीजिए 9 रुपये कर रहा है, तो इन दोनों में भी तो काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी पावर्टी का इनका अगर कैलकुलेट करेंगे तो गैप दिखाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन हमने इन सब लोगों को, बिलो पावर्टी लाइन वाले लोगों को, एक ही उसमें तौल दिया है। वहीं जो इसके ऊपर है, मान लीजिए 101 रुपये कमा रहा है, तो वो तो इसमें नहीं आएगा, उसको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे सरकार के द्वारा वो नहीं मिलेंगे, जबकि इन लोगों को
वो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये थोड़े इसके क्रिटिसिज्म हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया और मेंस में भी आपके काम आएंगे। आगे देखते हैं हम। देखिए, तो हमने देख लिया एब्सोल्यूट पावर्टी, रिलेटिव पावर्टी। फिर हम देखते हैं कि नीति आयोग जो है इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है पावर्टी एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। और कैलकुलेशन जो पावर्टी लाइन का होता है ये बेस किस पे होता है, उस डेटा पर बेस्ड होता है जो रिकॉर्ड किया जाता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के द्वारा, जो किसके अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। और ये भी मैंने आपको बताया कि ये किस पर बेस्ड है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर बेस्ड है इंडिया में पावर्टी लाइन का एस्टिमेशन, ना कि इनकम लेवल्स पर, ठीक है। किस पर बेस्ड है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर। उसके बाद हम देखते हैं हेड काउंट रेशियो। एक बार इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि हेड काउंट रेशियो क्या होता है। तो क्या होता है हेड काउंट रेशियो, ये क्या होता है, नंबर ऑफ जो हमारे बीपीएल होते हैं, बीपीएल हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड्स जो है, बीपीएल हाउस होल्ड्स अपॉन टोटल हाउस होल्ड्स, टोटल हाउस होल्ड्स इंटू 100। जब हम ये करते हैं, जब इसका प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो वही हमारा हेड काउंट रेशियो होता है, ठीक है। इट इज द पॉपुलेशन दैट फॉल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये हमारा हेड काउंट रेशियो होता है। इजी है, लेकिन अगर हम नहीं डेफिनेशन पढ़ेंगे, हमें नहीं पता होगा, तो हम इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, अब कमिटीज़ जो रिलेटेड है पावर्टी से, इनके बारे में भी कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी कमेटी रिलेटेड है पावर्टी से, तो ये हमें पता होनी चाहिए। अलग कमेटी ये कब आई थी, 1979 में आई थी। तो ये जो 1979 में कमेटी आई थी, इन्होंने कहा था कि जो पावर्टी लाइन है ये किस पर बेस्ड होनी चाहिए, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 कैलोरीज और 2100 कैलोरीज। ये किसके किसके लिए बताई थी इन्होंने, रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए बताया था रिस्पेक्टिवली, कि 2400 कैलोरीज और 2100 कैलोरीज जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, बिलो पावर्टी लाइन में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि ये किस ईयर में आई थी और ये पावर्टी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है। दूसरी कौन सी कमेटी है, लकड़ा वाला कमेटी, ये 1993 में आई थी। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी का नाम शायद आपने सुना हो, 2009 में आई थी। और फिर रंगराजन कमेटी 2012 में आई थी, ठीक है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, इनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी पहले आई, कौन सी कमेटी बाद में आई, ठीक है। तो ALTR इस उसमें आई थी। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ऑल द बेस्ट तेंदुलकर, एंड तेंदुलकर राज करते हैं क्रिकेट पर, तो तेंदुलकर राज, इस तरह से कुछ आप अपना बनाकर शॉर्टकट इसको इस सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो तेंदुलकर कमेटी आई थी 2009 में, इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हम जो पावर्टी लाइन है ये कैलोरी नॉर्म से हटाकर किसकी तरफ ले जाएं, हम टारगेट करें न्यूट्रिशनल आउटकम्स को, ठीक है। तो इन्होंने ये बात कही थी, और इन्होंने जो रेंज दिया था पावर्टी लाइन का, इन्होंने 2011-12 में कहा था कि जो इंसान 816 रुपये पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन पर मंथ कमा रहा है रूरल एरियाज़ में, और 1000 रुपये पर कैपिटा पर मंथ अर्बन एरियाज़ में, वो उसके नीचे कमाने वाला बीपीएल कहलाएगा और उससे ऊपर वाला एपीएल, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं, जब इसको क्रिटिसाइज़ किया गया तो रंगराजन समिति आई, इसने भी अपना एस्टीमेट दिया, और इन्होंने थोड़ा रिवाइज कर इन्होंने कर दिया था कि रूरल एरियाज़ के लिए एस्टीमेट को बढ़ा दिया था और कर दिया था 972 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ, और अर्बन एरियाज़ के लिए 1407 पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशंस को नहीं माना है, ये किसको फॉलो कर रहे हैं, तेंदुलकर कमेटी के, ठीक है। और अभी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई इन कमेटीज़ को लर्न करने के लिए, लेकिन इससे पहले भी एक कमेटी आई थी जिसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा, जो यहाँ लिखना मैं भूल गई थी, दांडेकर एंड रथ कमेटी, ठीक है। तो अब
इसको थोड़ा ऊपर याद कर लीजिएगा इन कमिटीज़ के। ये 1971 में बनाई गई थी। ठीक है, ये भी किससे संबंधित है? पावर्टी से। राइट, तो याद रखिएगा ये सारी कमिटीज़ को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता दूं। आपको पता है प्लानिंग कमीशन जब था नीति आयोग से पहले, प्लानिंग कमीशन क्या लेकर आता था? 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स में भी फोकस किया गया है पावर्टी पर। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन बता दे रही हूँ कि इन केस वो रिपीट हो जाए। अब प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड और 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन कम आने की संभावना रहती है जब से कि नीति आयोग आ गया है। ठीक है, लेकिन जो 5th 5 ईयर प्लान था उस समय पर हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1974 से 1978 तक। तो इन्होंने पावर्टी को एलिमिनेट करने के लिए 5th 5 ईयर प्लान में कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ। कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था 5th 5 ईयर प्लान में। उसके बाद 7th 5 ईयर प्लान में भी इन्होंने, ये नहीं थी उस समय पर, 1985 से 1990 के बीच में आया था 7th 5 ईयर प्लान, उसमें भी पावर्टी को रिड्यूस करने पर फोकस किया गया था। उसके बाद जो भी प्लान्स आए सब में फोकस किया गया। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 2016-17 के मेंस में, क्वेश्चन पूछा गया था जब ऑब्जेक्टिव होता था जीएस का पेपर, कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया? तो इसका आंसर अब आपको पता चल गया है। राइट, और इसके साथ ही कई सारी योजनाएं भी लाई जाती है सरकार के द्वारा पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो वो योजनाएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ योजनाओं के आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे कि मनरेगा। मनरेगा हम आगे डिस्कस करेंगे। मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी। इसके अलावा जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया था, और उसके बाद जवाहर रोजगार योजना आई है 1989 में। तो कई बार इनके ईयर्स पूछ लिए जाते हैं। जो रीसेंट योजनाएं होती हैं उनके ईयर्स की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन अगर पुरानी कोई योजना जो इम्पोर्टेंट है उसके भी हमें ईयर्स पता होने चाहिए। जैसे कि एक योजना है हमारी अन्नपूर्णा स्कीम। तो ये जो अन्नपूर्णा स्कीम है ये आई है 1999 से 2000 के बीच में। राइट, और दूसरी है अंत्योदय अन्न योजना, ये आई है 2000 में। ठीक है, देन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये 2001 में आई है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स होगी उनको भी हम आगे चलकर कवर करेंगे। बस मैंने थोड़ा आपको पावर्टी डिस्कस कर रहे थे तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है। राइट, तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? इसमें लिखा है पावर्टी को रिगार्ड किया जाता है एक सोशल प्रॉब्लम की तरह। विच वॉज द आउटकम ऑफ अ सर्वे रिसर्च ऑन पावर्टी इन लंदन। ये सर्वे हुआ था लंदन में, उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया था। तो ये किस स्कॉलर की रिसर्च थी? तो ये ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 या 22 का ही प्रश्न है ये। देखिए, इस आंसर में जो ऑफिशियल आंसर है वो चार्ल्स बूथ है, तो याद रखिएगा। लेकिन कहीं कहीं पर आपको हेनरी जॉर्ज भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम ऑफिशियल आंसर के हिसाब से चलेंगे जिसमें चार्ल्स बूथ आंसर दिया हुआ था। राइट, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर ये बी आंसर देख लिया है हमने। अगला भी एक और प्रश्न दिया हुआ है जो पूछा जा चुका है। आइडिया ऑफ कल्चरल पावर्टी जो है, सांस्कृतिक गरीबी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्कर लुइस। सांस्कृतिक गरीबी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जनरेशन से जो गरीबी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती रहती है उसको एक तरह से कल्चरल पावर्टी कहा जाता है। देखिए, अब आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी हमने डिस्कस किए हैं ऊपर पॉइंट्स, उनसे रिलेटेड PYQ यहाँ पर नहीं है और ये डिफरेंट है, लेकिन हमारा मोटो है कि हम सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करें। तो पावर्टी से रिलेटेड हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लिया है और ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस लगे इसीलिए इनको यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इनको भी आप लर्न कर लीजिएगा। इन केस कई बार रिपीट हो जाते हैं PYQs तो वो आपको पता होने चाहिए। देन आगे देखते हैं मनरेगा। मनरेगा जो स्कीम है ये लाई गई थी पावर्टी को इराडिकेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। राइट, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है। ये कब लाई गई थी? 2005 में एक एक्ट लाया गया था जिसके अंतर्गत राइट टू वर्क प्रोवाइड किया गया, लोगों को रोजगार का अधिकार। ठीक है,
ये किसके अंतर्गत लॉन्च की गई स्कीम है, ये भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। 2006 में इसको लॉन्च किया गया था 200 डिस्ट्रिक्ट्स में, और बाद में आगे चलकर 2008 में इसको पूरे देश में लॉन्च किया गया। 2009 में इस जो स्कीम थी, ये स्टार्टिंग में मनरेगा नहीं थी, ये थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन महात्मा गांधी का जो नाम है इसमें 2009 में ऐड हो गया। तो इस स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, एमजी नरेगा का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इस स्कीम के अंतर्गत कहा गया है कि एटलीस्ट 1/3 जो इसके बेनिफिशियरीज होंगे वो कौन होंगी, वो होंगी महिलाएं। और इसमें बेसिकली बात क्या की गई है, इसके अंतर्गत 100 दिन, मिनिमम 100 दिन का अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, अनस्किल्ड मतलब ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई स्किल हो तभी आपको ये काम मिलेगा, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर जो है उसकी गारंटी दी जाती है प्रत्येक रूरल हाउस होल्ड के अडल्ट को। ठीक है, तो ये बेसिकली इस स्कीम के अंतर्गत राइट टू वर्क का प्रावधान है। क्या है, फिर से एक बार बता देती हूँ, मिनिमम गारंटी दी जाती है कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हर फाइनेंशियल ईयर में टू द एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। तो ये स्कीम बेसिकली कौन से एरियाज़ के लिए है, रूरल एरियाज़ के लिए। तभी कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, एक और इसके अंदर प्रावधान है कि यदि ऐसा होता है कि आपने काम मांगा और आपको काम नहीं मिला, तो उसके लिए आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा यदि 15 दिनों के भीतर आपको काम नहीं मिला है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें सोशल ऑडिट का प्रावधान रखा गया है, जो कि ग्राम सभा को करवाना होता है वंस इन एवरी 6 मंथ्स। सोशल ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का नाम सुना है आपने, ऑडिट होता है जैसे बैंक्स में या कहीं पर कि उनके काम को चेक किया जाता है, तो बेसिकली कौन करता है, सीए करते हैं। ठीक है, लेकिन सोशल ऑडिट जो गांव के लोग होंगे उनके द्वारा ही एक तरह से चेक किया जाएगा, उसको सोशल ऑडिट बोलते हैं। इसमें उनको सरकार का सहयोग भी प्रदान होगा, यानी कि सरकार और लोग एक साथ मिलकर किसी स्कीम का अगर ऑडिट करते हैं तो इसको सोशल ऑडिट बोला जाएगा, राइट। और इसमें वो लोग मेनली शामिल होते हैं जो लोग इस स्कीम से जो प्रभावित हो रहे हैं, राइट। तो ये हमने देख लिया मनरेगा से संबंधित। इससे संबंधित यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, अब हमको बताना है अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो कौन बेनिफिट करेगा, एडल्ट मेंबर्स ऑफ द एससी एंड एसटी ट्राइब हाउस होल्ड, मतलब एससी और एसटी हाउस होल्ड्स। दूसरा है अडल्ट मेंबर्स ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड्स। उसके बाद है अडल्ट मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड्स ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज़। उसके बाद है अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर, कौन लाभ प्राप्त कर सकेगा। देखिए आपने अभी पूरा ऊपर पढ़ा, तो क्या कहीं पर भी कुछ मेंशन्ड था कि किसी एससी एसटी को दिया जाएगा बेनिफिट, या किसी बीपीएल वाले को, या फिर किसी बैकवर्ड कम्युनिटी को, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, रूरल हाउस होल्ड के किसी भी एडल्ट मेंबर को ये अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए अब इस स्कीम से संबंधित जैसे कुछ इश्यूज भी हैं, और जैसे हमने पावर्टी का टॉपिक किया तो उससे संबंधित भी कुछ इश्यूज हैं। तो इन सब चीज़ों को हम इसमें नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये प्रीलिम्स फोकस्ड हमारी सीरीज चल रही है। मेंस के लिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, तो प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो अगला टॉपिक है हमारा जो आज का डिस्कस करना है, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, तो इसको थोड़ा वर्ड से समझने का प्रयास कीजिए। हम लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, उसी में सबको इंक्लूड कर लें कि सभी लोग फाइनेंशियल सर्विसेज को प्राप्त कर सकें, वो होता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो सोसाइटी के वेरियस सेक्टर्स को हम पहुंचा सकें। इससे हम क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल साइकिल है उसमें हम लोगों को इंक्लूड कर सकेंगे, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, यानी कि वित्तीय समावेशन। और तो इसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एक बार
इसकी डेफिनेशन यहाँ पर जो लिखी है वो पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक प्रोसेस होता है विच इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली टू द लो इनकम ग्रुप्स एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यही लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बैंकिंग सर्विसेज को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हीं को अगर हम इसके अंतर्गत बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे तो हम एक तरह से उनको इसमें इंक्लूड कर लेंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, राइट। आरबीआई जो है ये रिलीज़ करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया है 2021 से 22 की कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस एक वर्ष में फाइनेंशियली इंक्लूजन लोगों को इसमें शामिल करने में, फाइनेंशियली इंक्लूड करने में सहायता मिली है। 53.9 से 56.4 का इम्प्रूवमेंट देखा गया। ये पॉइंट्स हमारे लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट देखा गया है। आपको पता है सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी क्षेत्रों के लोगों को इसमें शामिल किया जा सके, उन तक बैंकिंग सुविधाएं और बाकी जो अन्य सुविधाएं हैं उनको पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि इसमें इम्प्रूवमेंट ही होगा। इससे संबंधित और पॉइंट्स देखते हैं। ये जो इंडेक्स है ये आरबीआई ने 2021 में ही शुरू किया है और इसके लिए कोई बेस ईयर को निर्धारित नहीं किया गया है, तो ये याद रखिएगा इन केस कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है। इसको जुलाई में पब्लिश किया जाएगा प्रत्येक वर्ष और इसकी जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 100 तक। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन किसको माना जाएगा, फाइनेंशियली इंक्लूडेड जो 100 नंबर का स्कोर होगा, ये होगा कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के स्कोर को प्राप्त कर चुके हैं इस गोल को, और यहाँ पर है तो इसका मतलब अभी बहुत पीछे है, ठीक है। और इसके लिए 3 पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं। कौन से पैरामीटर्स हैं, एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी। इस इंडेक्स को इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। और इन पैरामीटर्स के अंतर्गत हमारे पास लगभग 97 इंडिकेटर्स हैं, राइट। तो ये पैरामीटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिकेटर्स भी बस देख लीजिए इन केस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो अगर आपने एक बार देखा होगा तो आप उसको टिक कर पाएंगे, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो सरकार के द्वारा स्कीम्स चलाई गई हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। और आपको पता है कई बार स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, और प्रधानमंत्री जनधन योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है तो इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम जो है ये कब आई, 2014 में आई। कब आई, 2014 में आई। और जब स्टार्टिंग में आई थी तो एम रखा गया था कि जनवरी 2015 तक कितने अकाउंट्स खुलेंगे, 7.5 करोड़ तक अकाउंट्स लोग खुलवा लें। लेकिन हुआ क्या, जब ये आई तो इसने अपना जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया और जनवरी 2015 तक 12.5 करोड़ लोगों ने अकाउंट्स खुलवाए थे। अब अकाउंट खुलवाने का क्राइटेरिया क्या था ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। तो अकाउंट जो है ये 0 बैलेंस पर खुल रहा था। किस पे खुल रहा था, 0 बैलेंस पर अकाउंट खुल रहा था। और स्टार्टिंग में इनिशियली क्या रखा गया था कि जो लोग अपना अकाउंट खुलवा लेंगे कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत, 31 जनवरी 2015 तक जो लोग खुलवा लेंगे उनको एक एक्सीडेंट कवर भी मिलेगा। जो लोग 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 तक अकाउंट खुलवाएंगे उनको एक्सीडेंटल कवर मिलेगा कितने का, 1 लाख का, और लाइफ कवर मिलेगा 30,000 का यदि इस टाइम पीरियड में अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा इसने सक्सेसफुल रही है ये स्कीम। 46 करोड़, कितने करोड़, 46 करोड़ लोग लगभग इस स्कीम के अंतर्गत अपने अकाउंट्स खुलवा चुके हैं। तो इसका क्या परिणाम रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिला है। साथ में जो सरकार की स्कीम्स रही हैं जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसमें भी यदि लोगों के पास अपने बैंक में अकाउंट्स होंगे तो डायरेक्टली पैसा भेजा जा सकता है और करप्शन के भी चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो इस स्कीम से रिलेटेड हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, इन केस एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित अन्य कौन सी स्कीम्स हैं,
इसमें एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आ जाता है। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ये है कि जो भी प्रायोरिटी के सेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज हो गए, तो इनको भी लोन्स प्रोवाइड किए जा सकें, ठीक है। और इसके अलावा एक लीड बैंक स्कीम लाई गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो बस ये थोड़े नाम पता करने इंपॉर्टेंट है, बाकी इनकी डिटेल में जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। कहा गया है टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पुअर पॉपुलेशन। उसके बाद ओपनिंग डोर्स टू द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ वीकर सेक्शंस, श्रिंकिंग द बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्प्रेड ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज। तो अगर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब पता है तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है ये पूछा गया है। तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को श्रिंक कर दें? बिल्कुल भी नहीं, हम चाहते हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अपने क्लियर रखें, राइट। देन सी ऑप्शन है, हमने देख लिया। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक पर जो हमारा करंट अफेयर का है। देखिए, ईरान के प्रोटेस्ट, रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको ईरान की लोकेशन पता होनी चाहिए। ईरान अगर न्यूज़ में है तो लोकेशन क्या है ईरान की, ये मैप पर देख लीजिए। तो ईरान का जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों से ही लगता है। एक बार मैप में देखिएगा इसको, और बाकी कंट्रीज से भी लगता है, लेकिन वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर को ईरान टच करता है। एंड अब रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। ईरान में आपको पता है रिसेंटली हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है। लड़कियों से कहा जा रहा है, वहाँ की महिलाओं से, कि वो जो अपना हेड स्कार्फ है उसको सही से बांधें। हुआ क्या बेसिकली कि वहाँ पर एक लड़की ने अपना जो हेड स्कार्फ था, हिजाब, इसको प्रॉपरली नहीं पहना हुआ था। तो उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया था वहाँ की पुलिस के द्वारा, और कस्टडी में उसकी मृत्यु हो गई, जिसके चलते ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए और कहा गया कि इस लड़की की जो मृत्यु हुई है इसको मारा गया है, ठीक है। तो वहाँ पर एक मोरालिटी पुलिस है, मोरालिटी पुलिस जिसका क्या नाम है, गश्त-ए-इरशाद। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि गश्त-ए-इरशाद जो रिसेंटली न्यूज़ पे थी, ये किस कंट्री को बिलोंग करती है, ये क्या है? तो ये मोरालिटी पुलिस है, गाइडेंस पेट्रोलिंग वो है वहाँ की पुलिस, जो क्या करती है, वहाँ के लोगों को ड्रेस कोड बताती है कि कैसे हमें हमारे कल्चर में कैसे मॉडेस्टी को बनाए रखने के लिए और कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से पेट्रोलिंग करती है, और जो लोग सही से कपड़े नहीं पहने होते हैं, सही से ड्रेस्ड अप नहीं होते हैं, तो इनको सिखाती है, ठीक है। और ये आई कब थी, एनफोर्स कब हुई थी, 2006 में, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली क्या हुआ है, इस प्रोटेस्ट के चलते ये जो पुलिस है इसको हटा भी दिया गया है, इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है। मोरालिटी पुलिस को स्क्रैप कर दिया गया है आफ्टर द प्रोटेस्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आंदोलन किया। और ये जो ड्रेस कोड है ये कब से है लागू, 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद से हिजाब रूल्स आ गए थे मैंडेटरी, जिनको फॉलो किया जा रहा है 1981 से। और 2006 में ये पुलिस बनी थी, जिसको गाइडेंस पेट्रोलिंग पुलिस कहा जाता है, और इसको अब स्क्रैप भी कर दिया गया है। तो हमारे लिए बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक आउटलाइन पता होना चाहिए कि ईरान एक इम्पॉर्टेंट नेबर है हमारा, एक्सटेंडेड नेबरहुड में आता है। तो इससे संबंधित अगर कोई भी कंट्रोवर्सी हो रही है तो हमें पता होना चाहिए। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ईरान की कैपिटल क्या है, और ईरान में एक हमारा इंडिया एक पोर्ट का निर्माण कर रहा है, तो उस पोर्ट का क्या नाम है ये बताइएगा कमेंट कर हम। तो हमारा ये आज का डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी उसको रिजॉल्व करने का। तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछिएगा अपना क्वेश्चन और डाउट। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह पढ़ते रहिए और अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए।